everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are again going to continue our second chapter of class 12 political science book, that is the era of one party dominance. So this video is part third of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, that is the nature of Congress dominance. सो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में जाना इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन. सो 1952 से लेकर 1967 के बीच में हमारी कंट्री में जो 3 जनरल इलेक्शन हुए थे, सो तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस था. तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ लगातार जीतती हुई आ रही थी. सो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया. तीनों ही जनरल इलेक्शन के जो रिजल्ट थे, कांग्रेस पार्टी को कितनी ज़्यादा सीट्स मिल रहे थे तीनों ही जनरल इलेक्शन में, सो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था. सो नाउ इस टॉपिक में हमें कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के नेचर के बारे में बता रखा है. दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था, जो कंट्रोल था, सो आखिर उसका नेचर क्या था. सो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम हमारी कंट्री में जो वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी का रूल था, सो हमारी कंट्री के वन पार्टी सिस्टम को एंड दूसरे कंट्रीज में जो वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी का रूल था, सो उसको कंपेयर करेंगे. हमारी कंट्री में जो वन पार्टी सिस्टम था एंड दूसरे कंट्रीज में जो वन पार्टी सिस्टम था, सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था. सो सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक में उस बात को जानेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में जीत रहा था. इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जानने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसके थ्रू बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी था वो अपने दूसरे अपोजिशन पार्टी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज थे, सो उनके कंपैरिजन में कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत ही यूनिक फीचर था जो कि कांग्रेस को दूसरे अपोजिशन पार्टीज से डिफरेंट बनाता था, अलग बनाता था. एंड ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार तीनों ही जनरल इलेक्शन में जीत रहा था. सो इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सो नाउ अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग में हमें ये बता रखा है कि वर्ल्ड में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री नहीं था जो कि वन पार्टी डोमिनेंस को एक्सपीरियंस करता है, बल्कि अगर हम लोग वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी देखें, सो हमें हमारे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे कंट्रीज के एग्जांपल्स मिलेंगे जिन सारी कंट्रीज में भी वन पार्टी डोमिनेंस हुआ था, वन पार्टी डोमिनेंस को उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया था. बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द इंडियन एक्सपीरियंस. बट दूसरे कंट्रीज में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था और हमारे इंडिया में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, सो दोनों ही केसेस में आपको एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो अगर हम लोग दूसरे कंट्री के केसेस को ले, सो दूसरे कंट्री में वन पार्टी का तो डोमिनेंस था, बट उसके साथ साथ दूसरे कंट्री में जो डेमोक्रेसी था, सो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, उसके साथ समझौता किया गया था. वेरेस अगर आप इंडिया का केस ले, इंडिया में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, सो इंडिया में डेमोक्रेटिक कंडीशन के साथ वन पार्टी का डोमिनेंस था. सो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. सो नाउ अब हमें ऐसे कुछ कंट्रीज के बारे में बता रखा है जिन सारी कंट्रीज ने भी वन पार्टी डोमिनेंस को फेस किया था. सो कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, सो इन सारी कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, सो वही एक ही पार्टी को अलाउ करता है टू रूल द कंट्री. यानी कि इन सारी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि इन सारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकता है. सो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको वोटिंग राइट्स मिल जाए, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि आपके पास बहुत सारे चॉइस है एंड आप जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना चाहो, सो आप उसको वोट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हो. बट अगर किसी भी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स है, सो अगर आप चाहो या फिर ना चाहो, आपको उसी पार्टी को वोट करना पड़ेगा. सो इन सारे कंट्रीज में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, सो इन सारे कंट्रीज में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया था. इन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये अलाउ किया है कि इन सारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी ही रूल कर सकता है, एक ही पार्टी रूल कर सकता है. सो यहाँ पे आपको इंडिया एंड इन सारे कंट्रीज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नाउ अगर हम लोग कुछ दूसरे कंट्रीज के भी एग्जांपल्स ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इरिट्रिया, सो इन सारी कंट्रीज ने भी वन पार्टी के डोमिनेंस को एक्सपीरियंस किया है. ये सारी कंट्री भी वन पार्टी स्टेट हुआ करते थे.
बट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर की वजह से। सो ये सारे जो कंट्रीज़ है, इन सारी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी का डोमिनेंस है, सो वो हमारे कंट्री के वन पार्टी के डोमिनेंस से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी कंट्री में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, सो वो किसी भी लीगल एंड मिलिट्री मेजर की वजह से नहीं था। नाउ अगर हम लोग दूसरे कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले, सो कुछ सालों पहले मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान, सो ये सारी कंट्रीज़ भी वन पार्टी के डोमिनेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये सारी कंट्रीज़ भी वन पार्टी डोमिनेंस स्टेट ही हुआ करते थे। सो इन सारे कंट्रीज़ में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, सो वन पार्टी के डोमिनेंस की वजह से इन सारी कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी था, सो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, उसके साथ समझौता किया गया था। वेरेस अगर आप इंडिया का केस देखें, सो इंडिया में कभी भी डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। हमारे कंट्री में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था, सो वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में था। सो नाउ नेक्स्ट हमें इसी डिफरेंस के बारे में बता रखा है। सो इन सारी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था और हमारे इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, एक ही पार्टी का जो डोमिनेंस था, सो इसके बीच में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। एंड वो डिफरेंस क्या है? सो हमारे कंट्री में ये सब कुछ डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में हो रहा था। सो जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ही सिंगल पार्टी को ही अलाउ किया गया था रूल करने के लिए। वेरस अगर आप इंडिया के केस में देखेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टी पार्टीज को अलाउ किया जाता है इलेक्शन को कंटेस्ट करने में। हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि बहुत सारे पार्टीज है। सो कांग्रेस पार्टी जिस टाइम पीरियड में इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा था, सो तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी कई सारे अपोजिशन पार्टीज थे। So many parties contested election in condition of free and fair election. So तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी कई सारे अपोजिशन पार्टीज थे जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे, एंड वो भी फ्री एंड फेयर तरीके से। सो कई सारे अपोजिशन पार्टीज के होने के बावजूद भी, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट करने के बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी था, सो वही तीनों ही जनरल इलेक्शन में जीत रहा था। सो ये जो हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, सो वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में ही था। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। सो हमारी कंट्री में जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, सो उसको आप साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो साउथ अफ्रीका में जब एपार्थाइड को एंड किया गया, सो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कलर के बेसिस पे डिफरेंसेस होता था। जो वाइट पीपल एंड जो ब्लैक पीपल थे, सो दोनों ही लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो जब साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो एपार्थाइड था, उसको एंड किया गया, सो साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ही डोमिनेंस होता है। सो हमारे इंडिया में जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस होता है, सिमिलरली साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस होता है। सो इंडिया के केस को आप साउथ अफ्रीका के केस के साथ कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप इंडिया के केस को इन सारी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हो, देन कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया था। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कंट्री में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, सो वो किस तरीके से वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में जो वन पार्टी का डोमिनेंस था, सो उससे अलग था, उससे डिफरेंट था। ना नेक्स्ट हमें उन सारे फैक्टर्स के बारे में बता रखा है, उन सारे रीजंस के बारे में बता रखा है जो कि कांग्रेस डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है शुरुआत की तीनों ही जनरल इलेक्शन में। सो जो पहला फैक्टर या फिर जो पहला रीजन था, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस था, दैट मीन्स कि कांग्रेस पार्टी को शुरुआत की तीनों ही जनरल इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलता है। सो कांग्रेस पार्टी का ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस था, सो इसके पीछे का एक जो रीजन था, वो कहीं ना कहीं ये था कि कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल के लेगेसी को अडॉप्ट किया था। सो इसके बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, दैट कांग्रेस पार्टी वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यानी कि कांग्रेस पार्टी को नेशनल मूवमेंट की इनहेरिटर के रूप में ट्रीट किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट या फिर जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, सो उसके लेगेसी को अडॉप्ट किया था, उसकी विरासत को उन्होंने इनहेरिट किया था। सो ऐसे कई सारे लीडर्स थे जो कि इस स्ट्रगल के फोर फ्रंट में थे। यानी कि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, सो ये सारे ही लोग स्ट्रगल के फोर फ्रंट में थे। यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था नेशनल मूवमेंट में। सो ये सारे लीडर्स
कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे। सो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट या फिर जो स्ट्रगल मूवमेंट था उसके लेगेसी को अडॉप्ट किया था। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, सो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे इंडियन सिटीजन है, सो वे सारे ही सिटीजन इन्हीं सारे लीडर्स को वोट देंगे। वे सारे लोग यही चाहेंगे कि यही सारे लीडर्स हमारे कंट्री को गवर्न करे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में डोमिनेट करता है। नाउ अगर हम लोग सेकंड फैक्टर या फिर सेकंड रीजन की बात करें, सो कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी था। यानी कि कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस के दौरान फॉर्म नहीं हुआ था, बल्कि 1885 में ही कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। सो कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पुराना पार्टी था एंड पहले से ही कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। सो पहले से ही कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज था। सो जिस टाइम पीरियड में दूसरे जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे, सो दूसरे अपोजिशन पार्टीज जब अपने स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहे थे, जब अपने स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहे थे, सो उस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी अपने कैंपेन को स्टार्ट कर दिया था। सो ऐसे कई सारे पार्टीज थे, ऐसे कई सारे अपोजिशन पार्टीज थे जो कि इवन इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड के दौरान या फिर इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म होते हैं एंड कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पुराना पार्टी था। सो इन सारे रीजन की वजह से कांग्रेस पार्टी हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, यानी कि इन सारे रीजन की वजह से कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज था। कांग्रेस पार्टी एक पुराना पार्टी था, कांग्रेस पार्टी पहले से ही बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज था, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर लिया था। सो जिस टाइम पीरियड के दौरान दूसरे पार्टीज अपने स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहा था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी अपना जो कैंपेन है वोटिंग के लिए उसको स्टार्ट कर दिया था। एंड ऐसे कई सारे अपोजिशन पार्टीज थे जो कि न्यूली फॉर्म हुए थे इंडिपेंडेंस के दौरान या फिर इंडिपेंडेंस के बाद, वे सारे अपोजिशन पार्टीज फॉर्म हुए थे। सो उन सारे अपोजिशन पार्टीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि वो सिटीजन के विश्वास को जीत सके। सो इन सारे रीजन की वजह से अगेन कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है शुरुआत की तीनों ही जनरल इलेक्शन में। सो ये था सेकेंड फैक्टर या फिर सेकेंड रीजन। नाउ अगर हम लोग थर्ड फैक्टर की बात करें, सो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के दौरान ही ये जो पार्टी था, ये जो कांग्रेस पार्टी था, सो ये पार्टी हमारी कंट्री की पूरे ही लेंथ एंड ब्रेथ में स्प्रेड था। दैट मीन्स कि ये पार्टी ऑलरेडी हमारी कंट्री के हर एक स्टेट में स्प्रेड था। बट इसके अलावा ये जो पार्टी था, सो इस पार्टी का इवन लोकल लेवल में भी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था। दैट मीन्स कि हर एक स्टेट में इस पार्टी का तो डोमिनेंस था ही, ये पार्टी ऑलरेडी हर एक स्टेट में स्प्रेड था। बट इसके अलावा हर एक स्टेट में जो लोकल लेवल था, यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करो, सो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था। सो ये जो कांग्रेस पार्टी था, सो ये पार्टी ऑलरेडी पूरे ही कंट्री में स्प्रेड था। पूरे ही कंट्री में आपको इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हर एक स्टेट का जो लोकल लेवल है, सो लोकल लेवल में भी इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था। सो पहले से ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। नाउ अगर हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, सो जैसे कि कांग्रेस पार्टी वो स्टिल रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट। सो कांग्रेस को जब बनाया गया था, सो उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तो नहीं बनाया गया था। सो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी एक नेशनल मूवमेंट था। सो इसकी वजह से इस पार्टी का जो नेचर था वो ऑल इंक्लूसिव था। दैट मीन्स कि कांग्रेस पार्टी हर एक लोगों को अपने आप में इंक्लूड करता था। सो फोर्थ फैक्टर को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। नाउ हमारे थर्ड टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है वो है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। सो कांग्रेस पार्टी एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। दैट मीन्स कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी था जिस पार्टी में आपको अलग अलग सोशल कैटेगरीज के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी था जिस पार्टी में आपको अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग आइडियाज या फिर अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले लोग हुआ करते थे। सो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी था जिस पार्टी में अलग अलग सोशल कैटेगरीज के भी लोग थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स भी थे, साथ ही साथ अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले ग्रुप भी थे। सो कांग्रेस पार्टी वाज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। सो इसी चीज को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में अब टॉपिक में डिस्कस करते हैं।
सो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस एज सोशल कोलेशन, कांग्रेस पार्टी एक सोशल कोलेशन किस तरीके से था, सो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग में हमें कांग्रेस पार्टी के ओरिजिन के बारे में बता रखा है। सो 1885 में कांग्रेस पार्टी का ओरिजिन होता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया जाता है बाय A.O. ह्यूम। सो जिस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया जाता है, सो उस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में फॉर्म नहीं किया जाता है, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक एसोसिएशन के रूप में फॉर्म किया जाता है फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल क्लासेस। सो हमारी कंट्री में जितने भी एजुकेटेड पीपल थे, जो भी प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल क्लास को बिलोंग करने वाले मेंबर्स थे, पीपल थे, सो उनके लिए एक प्रेशर ग्रुप की तरह कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। बट धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी 20th सेंचुरी में एक मास मूवमेंट में बदल जाता है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है वो होता है इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन करना, फ्रीडम को ऑब्टेन करना। So this laid the basis for its eventual transformation into a mass political party. So ये कहीं ना कहीं एक बेस बन जाता है कांग्रेस पार्टी का। So कांग्रेस पार्टी जो कि एक पॉपुलर प्रेशर ग्रुप था, एक एसोसिएशन था, so वो किस तरीके से एक मास पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है। So इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये एक बेसिस था। एंड साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी का हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में जो डोमिनेंस होता है, जो कंट्रोल होता है, सो उसका जो एक रीजन था, उसका जो बेसिस था, वो बेसिकली यही था कि 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी एक प्रेशर ग्रुप से एक मास मूवमेंट बन गया था। सो कांग्रेस पार्टी की जब शुरुआत होती है, सो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी हुआ करता था जो पार्टी इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन इलाइट के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता था। यानी कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी हुआ करता था जिस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग होते थे वही लोग इंक्लूडेड होते थे। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में जो अपर कास्ट के या फिर अपर मिडिल क्लास के जो लोग होते थे, हमारी सोसाइटी में अर्बन इलाइट यानी कि शहर में रहने वाले जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, सो वही सारे लोग कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट किया करते थे, कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल किया करते थे। बट विथ एवरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च, बट कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपना हर एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर रहा था, जैसे जैसे वो अपने हर एक मूवमेंट को लॉन्च कर रहा था, सो वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी का जो सोशल बेस था वो और ज्यादा वाइडन, वो और ज्यादा फैल रहा था। यानी कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के, अपर मिडिल क्लास या फिर अर्बन इलाइट के ही लोग थे, बट जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी एक मास मूवमेंट में बदल रहा था और जैसे जैसे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए एक के बाद एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जा रहा था, सो वैसे वैसे हमारी सोसाइटी के दूसरे क्लास के जो लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कर क्लास, पीजेंट क्लास, सो ये सारे क्लास के जो लोग थे वो भी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में इंक्लूड हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो रहे थे। सो इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप whose interests were often contradictory. So कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी बन चुका था जिस पार्टी में डाइवर्स ग्रुप यानी कि हमें अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, एंड इवन इन सारे ग्रुप्स का जो इंटरेस्ट था वो एक दूसरे के साथ एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी था, यानी कि एक दूसरे से एकदम डिफरेंट था, एकदम ऑपोजिट था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी में हमें पीजेंट क्लास के लोग भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के लोग भी देखने को मिलेंगे। सो पीजेंट क्लास का जो खुद का इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का जो इंटरेस्ट है उससे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, उससे एकदम डिफरेंट है, बट फिर भी दोनों ही क्लास के लोग कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। इसके अलावा जितने भी अर्बन ड्वेलर्स थे एंड जो विलेजर्स थे, सो अर्बन ड्वेलर्स यानी कि ऐसे लोग जो कि शहरों में रहते हैं, सो उनका जो इंटरेस्ट था, शहरों में रहने वाले लोगों का जो इंटरेस्ट था, एंड विलेज यानी कि गांव में रहने वाले लोगों का जो इंटरेस्ट था, सो वो भी एक दूसरे से एकदम अपोजिट था, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी था। बट अपोजिट इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, अलग अलग इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, ये सारे ग्रुप्स कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। इसके बाद वर्कर क्लास एंड ओनर, सो जो वर्कर क्लास के लोग थे, जो ओनर्स थे, सो उनका भी एक दूसरे का जो इंटरेस्ट था वो एक दूसरे से, इसके अलावा हमारी सोसाइटी में जो वर्कर क्लास के लोग थे, जो ओनर्स थे, सो इन दोनों का भी जो इंटरेस्ट था वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था, बट फिर भी ये सारे ही लोग कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में मिडिल, लोअर एंड अपर क्लास या फिर कास्ट के जो लोग थे, सो वे सारे लोग भी कांग्रेस में ही इंक्लूडेड थे। सो ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। सो कांग्रेस पार्टी में इन सारे ही इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले लोग, इन सारे ही आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोगों को जगह मिला। सो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी बन चुका था जिस पार्टी का जो सोशल बेस था वो बहुत ही ज्यादा वाइडन हो चुका था, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी अपने हर एक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको लॉन्च कर रहा था। सो ये तो हमने कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स की बात की जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहे थे, बट साथ ही साथ अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की बात करें, सो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इवन कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप था वो भी एक्सपेंड हो रहा था। सो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट या फिर अपर क्लास के जो प्रोफेशनल्स थे, सो वही लोग कांग्रेस पार्टी को लीड किया करते थे, बट धीरे धीरे इवन वे सारे लोग जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, सो एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स जो थे वो भी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बन रहे थे विद अ रूरल ओरिएंटेशन। सो ये सारी जो
एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स थे, सो उनका एक रूरल ओरिएंटेशन था, यानी कि उनका एक रूरल इंटरेस्ट था, एक रूरल एम था। सो ये सारे जो एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स थे, सो ये लोग भी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे। सो कांग्रेस पार्टी का जो मेंबर था वो तो एक्सपेंड हो ही रहा था, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप था वो भी एक्सपेंड हो रहा था। सो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम तक कांग्रेस पार्टी एक रेनबो लाइक सोशल कोलेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि हमारी कंट्री के डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारी कंट्री के डाइवर्सिटी को दर्शा रहा था। सो जिस तरीके से एक रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, सो सिमिलरली कांग्रेस पार्टी में अलग अलग सोशल ग्रुप थे। सो अलग अलग सोशल ग्रुप जो कि अलग अलग क्लास से बिलोंग करते थे, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, एंड इवन जिनका जो लैंग्वेज होता था वो भी डिफरेंट होता था, जिनका जो इंटरेस्ट होता था वो भी डिफरेंट होता था। बट ये सारे ही जो सोशल ग्रुप थे, सो वो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। सो इंडिपेंडेंस के टाइम तक कांग्रेस पार्टी एक रेनबो लाइक सोशल कोलेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो कि हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। सो विद दिस हमने जान लिया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक सोशल कोलेशन था। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट कांग्रेस एज आइडियोलॉजिकल कोलेशन। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजिकल कोलेशन भी था। सो आइडियोलॉजीज का मतलब और एक बार मैं बता देती हूँ। सो आइडियोलॉजीज का मतलब होता है अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आइडियाज। सो अलग अलग विचारों को, अलग अलग आइडियाज को फॉलो करने वाले जो लोग थे, सो वो लोग भी कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। सो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल कोलेशन भी कहा गया है। सो मेनी ऑफ दिस ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद द कांग्रेस, यानी कि ये सारे जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, सो ये सारे ही अलग अलग सोशल ग्रुप्स अपने अलग अलग आइडेंटिटी के साथ, अपने अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ कांग्रेस पार्टी में ही मर्ज हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूड हो रहे थे। सो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजिकल कोलेशन भी था। सो कांग्रेस पार्टी रेवोल्यूशनरीज को भी एकोमोडेट कर रहा था, साथ ही साथ पैसिफिस्ट को भी एकोमोडेट कर रहा था, यानी कि कांग्रेस पार्टी में रेवोल्यूशनरी पीपल भी इंक्लूडेड थे, साथ ही साथ पैसिफिस्ट पीपल भी इंक्लूडेड थे। सो रेवोल्यूशनरी बेसिकली ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि रेवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं, जिनको सोसाइटी में सडन चेंजेस चाहिए। वेयरएज पैसिफिस्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि नॉन वायलेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, जिनको शांति चाहिए। सो ये जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग थे, सो ये सारे ही लोग कांग्रेस में इंक्लूडेड थे। इसके अलावा कंजर्वेटिव एंड रेडिकल। सो कंजर्वेटिव ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि सोसाइटी में न्यू चेंजेस एंड न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वेयरएज रेडिकल ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्हें सोसाइटी में ग्रेट चेंजेस चाहिए, जो कि सोसाइटी में न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं। सो ये दोनों जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग थे, सो ये सारे ही लोग कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। सो एक्सट्रीमिस्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि एक्सट्रीम मेथड या फिर वायलेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी बात को मनवाने के लिए। वेयरएज मॉडरेट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि बहुत ही पीसफुल तरीके से रिक्वेस्ट एंड पिटीशन के द्वारा अपने बात को मनवाते हैं। सो अगेन अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। इसके अलावा द राइट एंड द लेफ्ट। सो राइट बेसिकली ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, एंड लेफ्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं। सो अगेन अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले जो लोग थे, इवन कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज, यानी कि एकदम एक दूसरे से अपोजिट आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले जो लोग थे, सो वे सारे ही लोग कांग्रेस में इंक्लूडेड थे। कांग्रेस पार्टी ने हर एक आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोगों को एकोमोडेट किया था, यानी कि एक्सेप्ट किया था। सो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म में हमें कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग ग्रुप्स जो कि सोसाइटी के अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिनका अलग अलग आइडियोलॉजीज हुआ करता था, जिनका अलग अलग इंटरेस्ट हुआ करता था। सो कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म में हमें कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज था, सो वो भी कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड था। सो यस, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज था वो भी कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड था। सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। सो अगर कोई भी अलग पॉलिटिकल पार्टी है जिनको नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना था, देन वो कांग्रेस में इंक्लूड हो जाते थे, एंड कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। सो ये इंडिपेंडेंस से पहले बता रखा है। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे हमारी कंट्री में, ऐसे कई सारी पार्टीज थे जिनका इवन खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। बट खुद के कॉन्स्टिट्यूशन एंड खुद के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये सारी जो पार्टीज थे, सो ये कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे। कांग्रेस पार्टी ने इन सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड इन सारी पार्टीज को अलाउ किया था टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। सो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो एक नेचर था वो ऑल इंक्लूसिव था, यानी कि कांग्रेस पार्टी सारे ही लोगों को अपने अंदर इंक्लूड करता था, अपने अंदर एकोमोडेट करता था या फिर एक्सेप्ट करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सो सोशलिस्ट पार्टी जो था वो पहले कांग्रेस का ही एक पार्ट हुआ करता था, कांग्रेस में ही इंक्लूडेड था, बट फिर बाद में ये कांग्रेस पार्टी से सेपरेट हो गया एंड ये एक
अलग अपोजिशन पार्टी बन गया जो कि इवन इलेक्शन को भी कंटेस्ट करता है। सो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिस प्लेटफॉर्म में अलग अलग सोशल कैटेगरीज के जो लोग थे, सोशल ग्रुप्स के जो लोग थे वो भी इंक्लूडेड थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो भी इंक्लूडेड थे, साथ ही साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन थे, सो वो भी इंक्लूडेड थे। सो कांग्रेस का जो नेचर था वो ऑल इंक्लूसिव नेचर था। सो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन कहा गया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। सो फैक्शन का मतलब क्या होता है? सो फैक्शन बेसिकली एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो कि लार्ज ग्रुप का पार्ट होता है। सो कांग्रेस पार्टी जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था, सो कांग्रेस पार्टी में जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जो छोटे छोटे आइडियोलॉजिकल या फिर जो सोशल ग्रुप्स थे, सो उन्हें सारे ग्रुप्स को फैक्शन कहा गया है। सो जैसे कि कांग्रेस पार्टी एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन था, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग फैक्शन थे। सो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में डिफरेंसेस भी होता था। सो उन सारे डिफरेंसेस को किस तरीके से टॉलरेट किया जाता था, किस तरीके से मैनेज किया जाता था, सो उसके बारे में ही हमें इस टॉपिक में बता रखा है। So this coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. So कांग्रेस पार्टी का ये जो coalition-like character था, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स या फिर बहुत सारे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स का एक कोलेशन था। सो ये जो उनका एक कोलेशन लाइक कैरेक्टर था, सो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ मिलता था। सो नाउ नेक्स्ट हम वही जानने वाले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर था, सो ये एक स्ट्रेंथ था। सो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सो फर्स्टली अ कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट, यानी कि जब भी हम लोग कोलिशन की बात करते हैं, सो कोलिशन हर एक लोगों को अकोमोडेट करता है, यानी कि हर एक लोगों को इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट करता है जो भी उसको ज्वाइन करता है। सो इसी वजह से किसी भी कोलिशन में एक्सट्रीम पोजीशन को अवॉइड किया जाता है, साथ ही साथ ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज, यानी कि हर एक इश्यूज का एक बैलेंस डिसीजन ही लिया जाता है। सो जैसे कि कोलिशन में अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। सो इसी वजह से कोलिशन में अगर किसी भी डिसीजन को लेना है, किसी भी इशू को सॉल्व करना है, देन उसके लिए एक बैलेंस डिसीजन को ही लिया जाता था, यानी कि हर एक लोगों की बात को सुना जाता था एंड उसके बाद एक बैलेंस डिसीजन को ही लिया जाता था। सो किसी भी कोलिशन में एक्सट्रीम पोजीशन को हमेशा से अवॉइड किया जाता है। सो कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ कोलिशन। सो किसी भी कोलिशन में जो कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ समझौता करना, इंक्लूसिवनेस यानी कि हर एक चीज को इंक्लूड करना, सो ये दोनों ही चीज किसी भी कोलिशन का हॉलमार्क्स होता है, यानी कि चिन्ह होता है। सो ये जो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रैटेजी था, ये जो कांग्रेस पार्टी का एक कोलिशन लाइक कैरेक्टर था, सो इसकी वजह से दूसरे जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे, सो दूसरे अपोजिशन पार्टीज के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता था, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जब दूसरे अपोजिशन पार्टीज कैंपेन को करते थे, सो कैंपेन के दौरान उन्हें जो कुछ भी कहना होता था, अगर वो किसी भी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, किसी भी मुद्दे को उठाते थे, देन वो जो पर्टिकुलर आइडिया है, वो आइडिया ऑलरेडी कांग्रेस के प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी में प्रेजेंट होता था। सो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो मान लीजिए कि जो सोशलिस्ट पार्टी है, सो जब सोशलिस्ट पार्टी इलेक्शन के दौरान अपना कैंपेन को करेगा, देन वो सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करेगा, लोगों को सोशलिज्म के बारे में बताएगा। सो अगर कोई भी व्यक्ति सोशलिज्म से अट्रैक्ट भी हो जाता है, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, देन उसके पास सोशलिस्ट पार्टी को वोट देने के अलावा और एक ऑप्शन है कि वो कांग्रेस पार्टी में ही वोट दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी ऑलरेडी सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। सो इसी वजह से शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में अपोजिशन पार्टीज को वोट नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जिस भी आइडिया को, जिस भी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, सो वो आइडिया, वो आइडियोलॉजी ऑलरेडी कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ही प्रेजेंट था, कांग्रेस के प्रोग्राम में ही प्रेजेंट था। सो अगर कोई भी जो सिटीजन है वो दूसरे पार्टीज से अट्रैक्ट भी हो रहा था, दूसरे पार्टीज के आइडियाज या फिर आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट भी हो रहा था, देन वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट दे रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी वही आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, उसी आइडिया को फॉलो किया जा रहा है। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कांग्रेस पार्टी का, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार तीनों ही जनरल इलेक्शन में जीत रहा था। सो ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर था, सो ये एक स्ट्रेंथ था। नाउ अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे रीजन की बात करें, सो इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ कोलिशन, यानी कि एक ऐसा पार्टी जिस पार्टी में कोलिशन का नेचर होता है, सो उस पार्टी में टॉलरेंस बहुत ही ज्यादा होता है ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी कोलिशन में अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, एंड वो भी अपोजिट आइडियोलॉजीज, कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, देन इंटरनल डिफरेंसेस तो होगा ही, बट कोलिशन का ही खासियत है कि इंटरनल डिफरेंस होने के बावजूद भी कोलिशन में बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस होता है
है, लोग एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। सो किसी भी कोलेशन में बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस होता है इंटरनल डिफरेंसेस का। इसके अलावा किसी भी कोलेशन में, उस कोलेशन में रहने वाले जो अलग अलग ग्रुप्स है, जो अलग अलग लीडर्स है, सो उनके अलग अलग एम्बिशन, उनके अलग अलग इंटरेस्ट को भी एकोमोडेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। सो किसी भी कोलेशन में बैलेंस तरीके से ही काम किया जाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर लीडर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाता है, बल्कि सारे ही ग्रुप्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। सारे ही ग्रुप्स के एम्बिशन या फिर इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर थे किसी भी कोलेशन का। कांग्रेस पार्टी जिसका एक कोलेशन लाइक कैरेक्टर था, कोलेशन लाइक कैरेक्टर की वजह से कांग्रेस पार्टी को एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ मिल रहा था। एंड ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रीजन भी था जिसकी वजह से शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही थी, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रहा था। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करता था, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी एंड इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी। यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर था एंड कोलिशन का जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कोलिशन का जो दो इंपॉर्टेंट हॉलमार्क होता है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस। इन दोनों ही चीजों को कांग्रेस पार्टी में अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता था। कांग्रेस पार्टी में जितने भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, हर एक सोशल ग्रुप्स को एकोमोडेट किया जाता था। साथ ही साथ हर एक ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे, एक दूसरे को टॉलरेट किया करते थे। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भी ऐसा ग्रुप होता था जिस ग्रुप को कांग्रेस पार्टी में जो पोजीशन मिला है, कांग्रेस पार्टी में पावर का जो शेयर मिला है, अगर वो ग्रुप उस पावर के शेयर से, उस पोजीशन से खुश नहीं है, देन इसकी वजह से वो ग्रुप पार्टी को छोड़ के नहीं जाता था, बल्कि पार्टी में ही रहता था और पार्टी में ही दूसरे जो अपोजिशन ग्रुप्स थे, उन सारे अपोजिशन ग्रुप्स के साथ फाइट करता था। अगर कोई भी ग्रुप कांग्रेस पार्टी में नाखुश है, देन इसकी वजह से वो जो ग्रुप है वो पार्टी को छोड़ के नहीं जाता था एंड वो एक अपोजिशन पार्टी नहीं बनता था, बल्कि पार्टी के अंदर में ही रहता था और पार्टी के अंदर में ही वो अपने राइट्स के लिए फाइट करता था, अपने अच्छे पोजीशन के लिए या फिर पावर का जो शेयर है उसको बढ़ाने के लिए फाइट करता था। इसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज का जो नंबर था वो कहीं ना कहीं कम हो जाता था एंड कांग्रेस पार्टी को दूसरे और अपोजिशन पार्टीज के साथ कंपीट नहीं करना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी में ही कई सारे अपोजिशन ग्रुप्स थे, कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन की तरह भी एक्ट करता था। ना नेक्स्ट हमें फैक्शंस के बारे में बता रखा है। कांग्रेस पार्टी में ही ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले, अलग अलग सोशल कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले जो ग्रुप्स थे, इन्हीं सारे ग्रुप्स को फैक्शन कहा गया है। ये जो कांग्रेस पार्टी का कोलिशनल नेचर था, यानी कि ये जो कांग्रेस पार्टी का कोलिशन लाइक कैरेक्टरिस्टिक था, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हर एक फैक्शन को टॉलरेट करता था। कांग्रेस पार्टी के अंदर में जितने भी फैक्शंस होते थे, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स होते थे, हर एक फैक्शंस को, हर एक ग्रुप को टॉलरेट किया जाता था। साथ ही साथ हर एक फैक्शन को इनकरेज भी किया जाता था। कांग्रेस पार्टी में कुछ कुछ ऐसे फैक्शंस थे जो कि आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन के ऊपर ही बेस्ड थे। दैट मींस कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे फैक्शंस थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो कि आइडियोलॉजीज के ऊपर बेस्ड थे, यानी कि उनका अलग अलग आइडियोलॉजीज होता था, वे लोग अलग अलग आइडियाज को फॉलो करते थे। एंड कांग्रेस पार्टी में कुछ ही ऐसे फैक्शंस थे जो कि अपने पर्सनल एम्बिशन एंड राइवलरीज को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए थे। ज्यादातर जो ग्रुप्स थे वो बेसिकली अलग अलग आइडियोलॉजीज के ऊपर ही बेस्ड थे, बट कुछ कुछ ऐसे फैक्शंस होते थे, कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते थे कांग्रेस पार्टी में जो कि उनका जो पर्सनल एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए ज्वाइन करते थे पार्टी को, या फिर उनका जो पर्सनल राइवलरीज है उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये जो कोलिशन वाला कैरेक्टरिस्टिक था, ये जो इंटरनल फैक्शनलिज्म था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये जो नेचर था, ये कांग्रेस पार्टी का वीकनेस नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रेंथ था। since there was a room within the party for various factions to fight, कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसा रूम था, यानी कि कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसे स्पेस को दिया गया था जिस स्पेस में अलग अलग फैक्शन के जो लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं, वे लोग आपस में फाइट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में जितने भी लीडर्स थे, अलग अलग फैक्शंस के जितने भी लीडर्स थे जो कि अलग अलग इंटरेस्ट एंड अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वे सारे ही लीडर्स कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए रहते हैं। अलग अलग इंटरेस्ट एंड अलग अलग आइडियोलॉजीज के बावजूद भी वे सारे ही लीडर्स, वे सारे ही फैक्शन या फिर ग्रुप कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड होते हैं, कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं जाते हैं एंड अपना एक न्यू पार्टी या फिर न्यू अपोजिशन पार्टी फॉर्म नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कांग्रेस पार्टी का, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा अपोजिशन पार्टीज के साथ कंपीट नहीं करना पड़ रहा था। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो ज्यादातर स्टेट यूनिट्स था, स्टेट यूनिट्स में भी हमें कई सारे फैक्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी में तो अलग अलग ग्रुप्स थे ही, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट में जो भी कांग्रेस पार्टी का यूनिट था, उन सारे यूनिट में भी हमें अलग अलग फैक्शंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। द फैक्शन टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रलिस्ट पार्टी।
सो इतने सारे फैक्शंस की वजह से एंड हर एक फैक्शन का जो अलग अलग आइडियोलॉजीज है, जो अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, सो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी एक ग्रैंड सेंट्रलिस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होता है, अपीयर होता है। सो कांग्रेस पार्टी में ये जो फैक्शन का सिस्टम था, ये जो फैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक था, सो ये रूलिंग पार्टी में एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह फंक्शन करता था। यानी कि कांग्रेस पार्टी में अगर किसी भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों का ज्यादा डोमिनेंस हो जाता है, देन दूसरे आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, सो वो उस डोमिनेंस को मैनेज करते हैं। सो कांग्रेस पार्टी में एक बैलेंस को क्रिएट किया जाता था। इन सारे फैक्शन की वजह से कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक बैलेंस पोजीशन में रहा है। कभी भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो लोग होते थे, सो वे लोग दूसरे आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोगों को डोमिनेट नहीं कर पाते थे। सो कांग्रेस पार्टी, ये जो रूलिंग पार्टी था, सो उसमें हमें एक बैलेंस देखने को मिलता था एंड ये बेसिकली फैक्शन की वजह से ही होता था। सो फैक्शन का जो सिस्टम था वो एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह फंक्शन करता था रूलिंग पार्टी में। सो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही पॉलिटिकल कंपटीशन होता था। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही जो अलग अलग फैक्शन है, जो अलग अलग ग्रुप्स है, सो वे लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ कंपीट किया करते थे। सो कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही पॉलिटिकल कंपटीशन होता था। सो इसी वजह से इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, सो शुरुआत का जो 10 साल का टाइम पीरियड था, जो पहला डिकेड था, सो उस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी एक रूलिंग पार्टी की तरह भी एक्ट कर रहा था, साथ ही साथ एक अपोजिशन पार्टी की तरह भी एक्ट कर रहा था। सो कांग्रेस पार्टी में ही अलग अलग अपोजिशन पार्टीज थे जो कि एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे। सो इसी वजह से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ये जो पूरा टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड को कांग्रेस सिस्टम डिस्क्राइब किया गया है। सो हमारे इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी का तो डोमिनेंस था ही, कांग्रेस पार्टी का तो गवर्नमेंट था ही, बट साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही इंटरनल कंपटीशन था, पॉलिटिकल कंपटीशन था। सो इसी वजह से शुरुआत का जो टाइम पीरियड था इंडियन पॉलिटिक्स का, सो उसको कांग्रेस सिस्टम कहा गया है। सो विद दिस हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको थर्ड टॉपिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थर्ड टॉपिक से कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन था। हमारे इंडिया में जो वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी का जो डोमिनेंस था, वो किस तरीके से वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के वन पार्टी डोमिनेंस से डिफरेंट था। सो ये सारे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट देन प्लीज कमेंट मी डाउन। एंड अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of all my latest videos. So now see you also in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.